साहब ने दो मुद्दे उठाए थे कि एक ईरान को लेकर के कि परमाणु यूरेनियम जो है, यूरेनियम उनके पास रखा जाए या फिर दूसरे देशों को सौंपा जाए जो 60% से ज़्यादा एनरिच यूरेनियम है, तो उसको लेके इन्होंने अपनी राय रखी। दूसरा ये कि ऐसे माहौल में चाइना को मजबूत करना कितना समझदारी होगा। तो इस पर इन्होंने कहा कि बाकी पैनलिस्ट हमारे अगर इस पर अपना सवाल उठाया था वो जवाब दे पाए तो बेहतर होगा। तो मैं इस सवाल का जवाब शुरुआत करता हूं नरेश कौशिक साहब आपसे, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आहूजा साहब ने ये लॉ वाली बात उठाई। सच बात ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में जो उसकी जो नाकेबंदी है वो दरअसल एक्ट ऑफ वॉर है। मतलब ये तो कानून विशारद हैं, मैं तो मामूली जर्नलिस्ट हूं, तो इनको ये बात मालूम होगी कि ये दरअसल कानून का उल्लंघन है, नाकेबंदी अमेरिका करे या ईरान करे। एक बात। दूसरी बात उन्होंने उठाई कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है ये किसने शुरू किया। दरअसल ये तो एटम्स फॉर पीस के तहत सबसे पहले अमेरिका ने एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी दी थी रजा पहलवी को, जो कि शाह ऑफ ईरान थे। उसके बाद ये सही है कि न्यूक्लियराइजेशन के लिए पाकिस्तान की मदद ली गई थी ईरान ने। जब इराक के साथ उसकी लड़ाई चल रही थी तब उन्होंने ऐसा किया था। और उसमें जो है जो AQ खान जो हैं उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो सैनिक सरकार थी, उसके जो नेता जियाउल हक थे, उन्होंने उसकी मंजूरी दी थी। यानी AQ खान ने ये अपने आप नहीं किया था, पाकिस्तान के स्टेट ने ईरान की उस मामले मदद की थी। और इस दौरान जो ईरान का जो कार्यक्रम इतने साल जो बढ़ा, और जो परमाणु बम में इसलिए नहीं बना कि वहां पर जो अयातुल्ला खमीनेई जो थे, जो 1989 में सुप्रीम लीडर बने थे, उन्होंने उसको कभी क्रॉस नहीं होने दिया थ्रेशोल्ड को। यानी उनको ये लगता था बार्गेनिंग चिप की तरह से रहे। लेकिन उनके जाने के बाद अब ये बात खत्म हो गई है, और वहां पर अब इस तरह का माहौल है कि वहां पर हथियार बनाने की अब मांग बढ़ रही है। और जो यूनाइटेड नेशंस की जो जो संधि है जिसमें आप हथियार नहीं बना सकते, उससे भी ईरान निकलने की बात कर रहा है, उसी तरह से जैसे उत्तर कोरिया कर चुका है। उत्तर कोरिया ने तो करने के बिल्कुल ऐलान कर दिया था, और उसके 3 साल के अंदर अंदर विस्फोट भी कर दिया था 2006 में। तो ईरान में इस तरह का अंदेशा है। इसके बाद जो रूस की बात उन्होंने उठाई थी, सच बात यह है कि रूस ने जब 2015 का जब समझौता हुआ था, तो उसके 6 महीने के भीतर भीतर ईरान ने 12.5 टन एनरिच्ड यूरेनियम जो है अपना रूस को सौंप दिया था। लेकिन 2015 के उस समझौते को तो तोड़ दिया ट्रंप ने 2018 में, और उसके बाद से ईरान का जो रवैया है बदला है, एकदम सख्त हुआ है, और इस लड़ाई के बाद से और ज्यादा बड़ा है। अब मुझे लगता है कि उनके पास जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो रूस को भी मुझे नहीं लगता कि देने को तैयार हैं। वो कई बार उनके यहां से ये बयान आ चुका है कि वहां से वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं जाने देंगे। अंत में जो चीन की जो उन्होंने बात की, तो चीन के मामले में देखिए, ये बात तो सही है कि भारत के हित में चीन का आगे बढ़ना, कोई सुपर पावर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चीन को सुपर पावर बनाने में सबसे ज्यादा मदद तो अमेरिका ने की है। अमेरिका ने जो WTO का जो उसको मेंबर बनाया, उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसको लाया, उसके बाद में जिस तरह से आपने उसके सारे दरवाजे आपने खोले, जिसका फायदा उठाया चीन ने, उसको उसको उसकी जो शुरुआत तो अमेरिका ने की है। तो पिछले साल जो उन्होंने जो एक चीज और है इसमें नरेश कौशिक साहब, कि चीन की जो बात हम लोग कर रहे हैं बार बार, कई बार इस मामले पे डिस्कशन के दौरान आया कि चीन को मजबूत होने से रोका जा रहा है और इसे भारत को शामिल कर लिया जाता है कि भारत के लिए अच्छा नहीं है कि चीन मजबूत हो। सबसे पहले दिक्कत तो आपकी अपनी यानी US की है। अब भारत को तो आप सैफ की ढाल बना रहे हैं, उसके कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं कि नहीं नहीं भारत के लिए अच्छा होगा जी, चीन बड़ा कमजोर हो जाएगा, चीन को मजबूत होने से हम रोक रहे हैं। तो इसको भारत कितना बाय करेगा ये मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। एम्बेसडर दयाल आपके पास आता हूं। 2 चीजें जो उन्होंने कहा, पहला कि एनरिच यूरेनियम ईरान किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाने देगा, कम से कम रशिया को तो नहीं देगा, और दूसरा कि चीन को मजबूत होने से हम रोक रहे हैं, इस वजह से भारत को इसका विरोध नहीं करना चाहिए।
पहली बात ये सही है कि जो ईरान है वो अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पे कंट्रोल खुद रखेगा और दूसरे को नहीं देगा। दूसरी बात, ठीक है। इन सब जो ये हालात हैं इनसे चीन जो है उसको फायदा हो रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है और हम एक ऐसे देश हैं जिसको चीन से हमेशा खतरा बना रहता है। देखिए हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है जो चीन के साथ अनडिफाइंड है। चीन हमारे इलाकों पे ये ज़ाहिर करने की कोशिश करता है कि उनका है, तो हमारे साथ हालाँकि अभी कुछ तनाव कम है, लेकिन कब ये बढ़ जाएँगे कहा नहीं जा सकता। और इन सब हालात में जो आजकल ये खेले जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, इसमें चीन अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़े और अमेरिका भी जानता है ये बात, अमेरिका परेशान है। और जैसा नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि किसी तरह से अगर ये लड़ाई बंद हो सकती है तो उसको हम सपोर्ट करें। अगर अमेरिका ये प्रपोज कर रहा है कि 14 पॉइंट प्रपोजल है वगैरह, तो इससे हम लड़ाई बंद कर सकते हैं। तो किस तरह से नेगोशिएशंस हो, देखिए ये नहीं हुआ कि ईरान ठीक है। पूरी तरह से मान जाएगा इनको, लेकिन मान जाए, कुछ ठीक। एक नेगोशिएशंस का रास्ता निकल के अगर ये लड़ाई खत्म होती है उसी में हमारा फायदा। हाँ बिल्कुल। दरअसल अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने बड़ा सही कहा था कि जब भी ऐसी बातचीत होती तो हर कोई अपने अपने एम्बिशन रखते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं रखती है, बार्गेन होकर के धीरे धीरे लोग नीचे आते हैं, फिर डिमांड कम हो जाते हैं, समझौता उसी कम हुए डिमांड पर होता है। मैं मान के चलता हूँ चलिए ये समझौता हो जाता है कुछ हद तक, एक तय समय सीमा तक यूरेनियम को एनरिच नहीं करने पर ईरान राजी हो जाता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल खत्म होने पर बात हो जाती है। आदर्श स्थिति यह है कि जो एसेट अमेरिका ने सीज किया ईरान का उसको भी खोलने पर अमेरिका तैयार हो जाता है, ये सारा कुछ हो भी जाता है। तो कमर आगा साहब, ये युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इस पर ऐलान कर भी दिया जाए तो ये कितना टिकाऊ माना जाएगा? मैं समझता हूँ बहुत टिकाऊ होगा। और देखिए ईरान आखिरी कंट्री होगा जो युद्ध में जाए, इसलिए कि उसका जितना नुकसान युद्ध से हो रहा है इतना किसी का नहीं हो रहा है। उनकी बेसिक जो दो पॉलिसी है, एक तो बेसिक पॉलिसी सेल्फ रिलायंस की है कि सेल्फ रिलायंस हम हर चीज बनाएंगे और उन्होंने बना के भी दिखा दी, डिफेंस सेक्टर में भी और दूसरे सेक्टर्स में भी जितना पॉसिबल हो सकता है सैंक्शन के दौरान उन्हीं ने उस पर काम किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में। दूसरी ये है कि वो ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी, यानी इनकी ये दोनों पॉलिसी वैसे ही है जैसे भारत की 60s एंड 70s में थी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इन्हीं ने रखा भी है अपनी पॉलिसीज को, उसको काफी हद तक कॉपी भी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान, तीसरी एक चीज ये भी है कि ईरान न तो चाइना के साथ पूरी तरीके से जुड़ना चाहता है न रशिया की तरह, वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे एम्फेसिस करता है, इसीलिए वो और भारत से वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसी कि उसने शुरू से चाहता था कि चाबहार जो है भारत डेवलप करे ताकि इंडिया एक ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सकता है उनके लिए क्या कहते हैं ईरान के लिए। इसलिए वो चाहता है कि चाइना भारत जो है उनके साथ रहे, भारत से अच्छे संबंध, और भारत भी ईरान को कभी नहीं छोड़ेगा। भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान, ईरान और टर्की दोबारा से ये एक एक्सिस बन जाए जो भारत के लिए, जैसा कि कोल्ड वॉर पीरियड में सेंटो में थी, तो भारत भी नहीं चाहेगा कि ये छोड़े। भारत के घनिष्ठ संबंध अरब देश से हैं, जहाँ से हमारे इन्वेस्टमेंट आता है, जहाँ से सारी चीजें आती हैं। भारत खुल के यूएई को सपोर्ट कर रहा है। भारत का मानना ये है कि यूएई एक विक्टिम है, वहाँ पे इतना ज्यादा उनकी क्षति पहुंची है, हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ से आता है, हमारी चीजें आती हैं। इस युद्ध में मुझे नहीं लगता कि बाद में ऐसा रहेगा। भारत ने के जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पेशेंज्ञान यानी ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 2 बार उनसे बात कर चुके हैं, तो हमारा उनसे कम्युनिकेशन हम लोग भी चाहेंगे कि अपना कम्युनिकेशन बना रहे हैं और रिश्ते बेहतर हो, कि कारोबार के लिहाज से भी बेहतर हो। चूंकि समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूँ, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब। ये बातचीत अगर हो जाती है, समझौता हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कितना टिकाऊ होगा ये? मुझे नहीं लगता ये बहुत टिकाऊ होगा, क्योंकि जो परेशानी राष्ट्रपति ट्रंप या अमेरिका को ईरान से है वो ये कि इस क्षेत्र में ईरान शायद अब अकेला देश बचा है जो उनका पिछला गुर नहीं है,
और वो एक तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धा है बड़े देशों के साथ, चाहे वो रूस के साथ हो, चीन के साथ हो और भविष्य में शायद भारत के साथ भी होगी, उसमें ईरान उनकी आंख में खटकता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उससे क्या होगा, युद्ध के समाप्त होने से मुझे लगता है कि ईरान की जो मंशा है कि उनकी जो इस्लामिक क्रांति है वो पूरे जो शिया समाज है, चाहे वो दक्षिण लेबनान में हो, पाकिस्तान में हो, यमन में हो, इराक में हो या ईरान में हो, पूरे शिया समाज का नेतृत्व वो फिर से सुदृढ़ करना चाहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसकी सबसे बड़ी एक तरह से जो है वो की टू सक्सेस एक तरह से हो सकता है। तो वो मुझे लगता है उसकी एक बार फिर से शुरुआत होगी, वो इसलिए भी क्योंकि अब जो नया नेतृत्व उभर कर सामने आया है वो शायद और भी कट्टर नेतृत्व है उस तरह की सोच को लेकर। तो जो राष्ट्रों में बढ़ता समाज था, जो राष्ट्रों में बढ़ता हुआ शिया समाज था, मुझे लगता है युद्ध समाप्त होने के बाद वो फिर जुड़ेगा आपस में। बिल्कुल। एक संक्षिप्त 15 सेकंड में अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब कि ट्रंप के बारे में कहा जाता है सुबह से शाम तक में इनके ट्रूथ सोशल का बयान पलट जाते हैं, अगर बातचीत हो जाती है, युद्ध खत्म होने का ऐलान हो जाता है तो उस पर टिके रहेंगे, इसकी संभावना कितनी है? मेरे हिसाब से मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरे हिसाब से अगर ये युद्ध विराम हो जाता है और इनके आपस में कोई सेटलमेंट हो जाती है तो ये एक परमानेंट पीस रहेगी मिडल ईस्ट के अंदर। आपने कहा कि अगर हम देखें पिछला हिस्ट्री का एग्जांपल लेके देखें तो किसी जमाने में जापान और यूएसए, एक्चुअली यूएसए ने जो बम गिराया वो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया जापान के ऊपर। आज जापान और यूएसए एलाइज हैं। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी हम लोग भी यही चाहेंगे कि अगर युद्ध विराम का ऐलान होता, युद्ध खत्म होने का ऐलान होता तो लंबे समय तक चले, स्थायी तौर पर रहे, क्योंकि पूरी दुनिया इससे परेशान है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।